नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों और राज्यसभा सांसद के साथ अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के दर्शनों के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी अयोध्या धाम में प्रभु राम की पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद देर शाम वो देहरादून वापस लौटेंगे। और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम लला के दर्शन के पहले ही उनका रोम रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है और वहीं आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से जो आह्वान रहा है कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के, जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया, देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 370 के बहुमत के साथ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है, जिसमें कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे ने दावेदारी की है और वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं हीरा सिंह बिष्ट, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही उन्होंने आज मीडिया को बयान भी दिया और ऐसे में पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों ही बड़े चेहरे हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस के अंतर कलह देखने को मिलेगी। और इस पर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि अंतर कलह जैसा कोई सवाल नहीं। लोकसभा चुनाव में एक एक सीट पर दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, इसमें कोई भी गुटबाजी जैसा सवाल नहीं। नवीन जोशी ने कहा कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, सब नेता उनके लिए काम करेंगे। सीट तो एक ही होती है और दावेदार हमेशा कई होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो उसमें बहुत दावेदार भी होंगे। ये हमेशा होता आया है। स्क्रीनिंग कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि जो उपयुक्त कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा और जिसकी पार्टी के प्रति निष्ठा होगी, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के लिए काम किया होगा, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाला जो कैंडिडेट होगा, उसके नाम पे निश्चित तौर पर मोहर लगेगी। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया की तरफ से बता दें, सोनिका की तरफ से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर नागरिक से आगे जाने का आह्वान किया जा रहा है। और इस बात को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि मतदाता स्वयं वोट दें और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। उनके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की जा रही है कि वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक आए और 80 वर्ष से अधिक के आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांग जनों को भी जागरूक किया जा रहा है।
अभी स्वीप की एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उत्तराखंड 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके बावजूद 5 में से एकमात्र हरिद्वार सीट ऐसी है जो हॉट सीट बनती जा रही है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक तमाम नेता इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की रेस में अब तक और नाम जुड़ गया है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का है। दरअसल हीरा सिंह बिष्ट ने हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वोपरि है। अरे अब इच्छा तो हरिद्वार से लड़ने की है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। वो क्या निर्णय करती है उसको हम लोग माने, निश्चित रूप से माने। मैं टेरी से भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन हरिद्वार के लोगों का दबाव बहुत अधिक है। सारे ट्रेड यूनियन वहां पर है, कल कारखाना में काम करे, सब कह रहे आप चुनाव लड़िए। तो उनकी बात को देखकर अब हाईकमान को वो करेंगे। अभी तक तो सुन, लेकिन अब बहुत दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, रोज रोज आ रहा है। सबकी भावना यही है। हल्द्वानी के भनभूलपुरा दंगे की जांच कमाऊ के कमिश्नर दीपक रावत की तरफ से की जा रही है। इसी को लेकर कमिश्नर दीपक रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दौरान मौजूद पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उनके तरफ से नोटिस भेज दिए गए हैं और इस सप्ताह में उन सभी अधिकारियों से अलग अलग दिन पूछताछ होगी और इसके साथ ही उनसे लिखित जवाब भी मांगा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए भी घटना से जुड़े साक्ष्य पेश करने की बात कही, जिसके लिए उन्होंने मेल आईडी और फोन नंबर जारी किया है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। है भनभूलपुरा थाने के अंदर। इस संबंध में मैंने अभी जो संबंधित अधिकारी हैं इन सबको नोटिस दिए हैं और अगले हफ्ते के अलग अलग दिनों में मैंने समय दिया है कि वो अपना पक्ष इसमें रख सकें, कोई साक्ष्य देने हो वो दे सकें। और पब्लिक के लिए तो पहले से ही अवसर दिया हुआ है, तो पब्लिक में से तो खैर अभी तक कोई नहीं मेरे सामने आए हैं। 2 लोग आए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे घटना के संबंध में उनके साक्ष्य न होकर कुछ प्राइवेट झगड़ों के मामले थे। और बाकी जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूं और जो इंक्वायरी के बाकी स्टेजेस हैं उनको पूरा किया जाएगा। सभी को सुनने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ समझ में आना अपने थोड़ा सा नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक जो साक्ष्य मेरे पास आए हैं या जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं दस्तावेजों के तौर पे, उसके हिसाब से इनकी जटिलताओं को देखते हुए और अधिक समय तो डेफिनेटली लगेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया।
इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाने की स्वीकृति दे दी है और इस पर जानकारी देते हुए किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने बताया कि उनकी तरफ से किच्छा विधानसभा से संबंधित 10 प्रमुख मांगों को लेकर सीएम धामी को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें प्रथम मांग किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की थी। विधायक तिलक राज बेहड़ ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की घोषणा पर किच्छा की जनता को बड़ी सौगात दी है और कांग्रेस विधायक बेहड़ ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित कम्युनिटी हॉल की तर्ज पर जल्द ही किच्छा में भी कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाएगा। किच्छा की आबादी बढ़ रही है लगातार। पिछले समय रुद्रपुर में शेड्यूल के बाद यहाँ भी आबादी बढ़ी है। किच्छा के आसपास एम्स आ रहा है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी ने मुझसे 10 काम बड़े मांगे थे, सबसे मांगे थे विधायकों से 70 के 70। तो उसमें से एक मेरा कम्युनिटी हॉल भी किच्छा का मुख्य था। एक तो उसका शासनादेश उन्होंने कर दिया है, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और उसको हम धरातल पर उतारना चाहते हैं। जिलाधिकारी से मैं मिला हूं, भूमि उपलब्ध की बात की है। उन्होंने परगना अधिकारी को भूमि उपलब्ध करने के लिए मेरे सामने कहा है। जैसी जमीन मिल जाएगी, जैसे रुद्रपुर के अंदर हमने कम्युनिटी हॉल की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति और सामाजिक संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है। पूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड की पूर्ववर्ती सरकारों पर बरसते हुए राज्य की जमीनों को नीलाम करने का आरोप लगाया। मूल निवास और मजबूत भू कानून लाने की मांग करते हुए पूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। तत्कालीन सरकारों के द्वारा हमारे हकों पे डाका डालने का काम किया गया। आज हम उस डाका डालने की भावना का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे चेत जाएं, नहीं तो आने वाले समय में इस सभी उग्र और सभी विशाल एक आयोजन किया जाएगा और फौजदार इसकी अगुवाई करेगा। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की अगुवाई करेगी और मैं समिति कोरदार का अध्यक्ष होने के नाते आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाला समय इनके लिए बहुत विकट है। इस प्रकार से हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। आज अभी जो नारा हम लोगों ने लगाया था और जिनके लिए बहुत से लोगों ने अपनी शहादतें दी है, आज देखा जा रहा है कि हम अपने ही अधिकारों से, अपने उत्तराखंड मूल निवासी होने के साथ साथ हम अपने इस अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं और बाहरी लोग हमारे उत्तराखंड राज्य पे आके अपने भूमि को हमारा सीधे साधे लोगों को बहला फुसलाकर उनसे भूमि अधिग्रहण कर ले रहे हैं। राजधानी देहरादून को पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील नजर आ रही है। इसके लिए सरकार पीएमई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाने की कवायद में जुटी है। बता दें कि सरकार की ओर से सबसे पहले राजधानी देहरादून को पोल्यूशन फ्री
सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत दून में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सचिवालय और विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ई बस सेवा की शुरुआत की। ये बस सेवा केदारपुरम से विधानसभा होते हुए सचिवालय तक संचालित की जा रही है। ई बस सेवा प्रारंभ हो गई है। ये सचिवालय के कार्मिकों के लिए है। ये 28 सीटर प्रारंभिक अवस्था में ये 28 सीटर बस सेवा प्रारंभ की गई है। इसका जो एरिया है स्टार्ट ये केदारपुरम से होती है, उसके बाद ये निष्णापुरम कॉलोनी होते हुए, उसके बाद ओवरसीज कॉलोनी में जो सचिवालय जो कार्मिक उनको लेते हुए बन्नू कॉलोनी से होते हुए ये आपका सचिवालय में पहुंचेगी। बीते समय सोशल मीडिया पर देहरादून के कांजी हाउस में मृत और बीमार पशुओं का वीडियो वायरल होने पर पशुपालन विभाग और नगर निगम लगातार उसके रखरखाव के लिए सख्त कदम उठा रहा है और इस बात को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़े ने कहा कि सरकार अब हर जानवर के लिए 80 रुपए प्रतिदिन उनके भरण पोषण के लिए दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग ने अब दोबारा नगर निगम को कांजी हाउस में का जिम्मा दे दिया। वो चाहे तो पूर्व के एनजीओ को छोड़कर किसी अन्य एनजीओ को कांजी हाउस की जिम्मेदारी दे सकती है। कांजी हाउस का जो काम है पहले नगरपालिका ही देखती थी। बीच में सरकार का ये हुआ कि किसी एनजीओ को उसको दे दें, एनजीओ उसके रखरखाव करेगा। तो उसको एनजीओ को दिया गया था। तो बीच में जब शिकायत हुई तो हम लोगों ने उसकी जांच की, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम भी गई थी। तो उन्होंने पाया कि उसका रखरखाव वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा से हमारा रिकमेंडेशन ये था कि फिर से नगर निगम इसको देखे, ताकि जो गाय है उनका रखरखाव ठीक हो सके, उनका भरण पोषण ठीक हो सके। क्योंकि अब सरकार इसमें 80 रुपया प्रति जानवर प्रतिदिन के हिसाब से भरण पोषण का दे रही है, तो इसमें उसका रखरखाव ठीक होना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने हरीश रावत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर हरीश रावत ने कहा कि धामित सरकार गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित नहीं करके राज्य के लोगों की भावनाओं का अपमान कर रही है। उपनल और अतिथि शिक्षकों का भी सरकार नियमितीकरण नहीं कर रही है। सरकार अपनी इनकम बढ़ाने के लिए शराब को बढ़ावा दे रही है। वहीं सूखे नशे पर सरकार शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। यदि स्थिति यही रही तो देश में पहले नशे के लिए पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था। भविष्य में उत्तराखंड को भी इसी प्रकार के नाम से पहचान मिलेगी। ठंड के कारण गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न करना और सरकार द्वारा देहरादून में ही बजट सत्र का आयोजन करने का निर्णय ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमालयी राज्य के रूप में इस राज्य की अवधारणा का अपमान है। और स्वयं विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है, गैरसैंण में ही प्रस्ताव पारित किया था कि बजट सत्र हमेशा आगे से गैरसैंण में होंगे, उस प्रस्ताव की भी अवमानना है। नगर निगम देहरादून के द्वारा जो नए वार्ड बनाए गए हैं उन पर कमर्शियल रेजिडेंट का टैक्स लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर सहायक नगर आयुक्त विजय पी.एस. चौहान ने कहा कि जो 10 साल पुराने रेजिडेंट प्रॉपर्टी है उन पर छूट दी गई है और उनको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उन पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसके लिए टैक्स कलेक्टर नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई छूट गया तो उस पर भी इसके अंतर्गत लाकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो 10 वर्ष की छूट थी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए थी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है उस पर टैक्स लगाया जाना है। और हमारे यहाँ से हमारे टैक्स इंस्पेक्टर्स जो हैं नियमित रूप से इसको जो है प्रभावी रूप से कलेक्शन कर रहे हैं और जो लोग छूट गए हैं उनको भी हम अपने इस अम्ब्रेला के अंदर लाने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के हिमालयन इंस्टीट्यूट में वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वन विभाग और तकनीकी शिक्षा में सहायक लेखाकारों और वन आरक्षी में चयनित करीब 996 अभ्यर्थियों को सीएम धामी की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं इस बीच सुबोध उनियाल ने कहा कि करीब 90% अभ्यर्थियों की इस कार्यक्रम में उपस्थिति रही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारी संख्या में नियुक्ति से निश्चित रूप से विभागों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, जिससे विकास की गति में इजाफा होगा। देखिए, 996 के आसपास लोगों को आज वन विभाग और तकनीक शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई, जिसमें 90% से ज्यादा उपस्थिति रही। और जो वन विभाग की सबसे शुरुआती है फॉरेस्ट गार्ड में, उनमें 900 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड्स और जो सहायक लेखाकार करीब 59 वन विभाग में और करीब 49 के आसपास तकनीक शिक्षा विभाग में उनका ड्यूटी देने का काम किया गया। निश्चित रूप से इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी विभागों की। ये अच्छा दिन था आज। हम करीब 890-92 फॉरेस्ट गार्ड हमारे विभाग में आए हैं और करीब 59 सहायक लेखाकार जो हैं। तो विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की और अकाउंट ब्रांच में लोगों की बहुत कमी थी, तो इससे निश्चित ही जो है वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और निश्चित ही ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा है तो आपका विभाग में भी जो है वो उन्नति होगी।
पौड़ी जिले के नायर घाटी सतपुली के दंगलेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आयोजन में ग्रामीण क्षेत्र से स्थानीय ग्रामीण ही नहीं बल्कि प्रवासी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नायर घाटी के सुप्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी ठाकुर सुंदर सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र की समृद्धि और लोक सुख शांति की कामना को लेकर करवाए जा रहे शिव महापुराण में कथा व्यास स्वामी सुधर्म चैतन्य द्वारा कथा का वचन किया जा रहा है। उनका कार्य अतुलनीय है और यह समाज सेवा का जो कार्य उन्होंने किया है वो भगवान की अति कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि बिना कृपा का ये कार्य हो ही नहीं सकता है। और समाज से वो ऐसा देखते हैं समाज को, क्योंकि ईश्वर सर्वभूताना, वो जो महापुरुष होता है वो महापुरुष सब में एक भाव दिखता है और एक भाव होने से वो पुरुषार्थ भी करता है और निष्काम भाव कार्य भी करता है। परिवर्तन करते हैं रामायण के कल्याण के लिए, महाभारत, महापुराण, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो फिर मौन का जो है फल वो प्राप्त हो, उसके बारे में कुछ ज्ञान हो, नहीं तो लोग परेशान करते हैं, अभिलाषाएं बढ़ रही है, अभिलाषाएं कम, तो वो क्या करता है व्यक्ति अंदर के अंदर नहीं करना चाहिए। ठाकुर सुंदर सिंह चौहान का शिव के बड़े भक्त हैं, महाकाल के बड़े भक्त हैं और उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत जिस बिजनेस में शुरू किया है उसकी शुरुआत ही उन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ के दंगलेश्वर महादेव की कृपा से ही यहीं से उन्होंने आयोजन शुरू किया था और आज वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे उन्हें इस बात का महसूस हुआ कि मैं जहाँ से बड़ा हूँ और जहाँ मैं आज खड़ा हूँ तो भोलेनाथ की कृपा मेरे पर है और सुंदर भव्य आयोजन यहाँ पर उन्होंने जो शिव पुराण कथा का किया है, महान व्यक्तित्व है। बता दें कि पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर समाज सेवी ने सुख शांति की कामना की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। शिव महापुराण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल हुए। समाज सेवी ने की सुख शांति की कामना। शिव महापुराण का आयोजन, पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए तस्वीरें। अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन करेंगे और वहीं दर्शन के पहले ही उन्होंने कहा कि भक्ति में रोम रोम हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।